वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 8 की, जिसके अंतर्गत हमने छड़ चुंबक या फिर चुंबकीय द्विध्रुव समझ सकते हो, उसके कारण हमने निरक्षीय और अक्षीय रेखा पे चुंबकीय क्षेत्र को समझा था। आज बच्चों अपने इसी कड़ी में बात करने वाले हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण की। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र होगा। समरूप का मतलब एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें प्रत्येक भाग में उसका मान समान हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पे समान होगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को अपने क्या कहेंगे? समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। उसके अंदर अपने एक छड़ चुंबक को रखेंगे, यदि वो घूर्णन गति करती है तो उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण लगेगा उसको अपने देखेंगे। पहली बात तो ये कि जब भी छड़ चुंबक है वो घूर्णन गति करेगा तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण प्रभावी होगा। उस बल आघूर्ण का मान कितना होने वाला है उसको बच्चों आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने पास होना क्या चाहिए? एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ये बच्चों अपने पास एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करने वाले हैं? एक छड़ चुंबक को रखेंगे और इस चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर। ओके, इसके अंदर हमने ये रख दिया एक छड़ चुंबक कुछ इस प्रकार से। ये ध्रुव इसका एन हो गया, ये ध्रुव इसका एस हो गया, और यहाँ चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है बच्चों वो मैंने एल मान ली। ओके, और आप यूँ मान सकते हो कि ये चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर व्यवस्थित है। ठीक है जी। ओके, इम्पोर्टेंट बात कि जिस प्रकार से आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उसी प्रकार से एन और एस को भी आप पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो चुंबक का एन ध्रुव होता है वो पॉजिटिव माना जाता है और एस ध्रुव होता है वो नेगेटिव के समकक्ष माना जाता है। यानी कि एन होता है वो पॉजिटिव के समकक्ष होता है और एस जो होता है वो नेगेटिव के समकक्ष होता है। अभी अपने इस बल रेखाओं के आधार पर क्या समझते हो? बल रेखाएं क्या होती हैं? एन से बाहर निकलती है और एस में प्रवेश करती है। यहाँ पे ऐसा मत समझना कि एक पूरी की पूरी छड़ चुंबक है, ऐसा नहीं है। ये एक कोई अलग सिरा है एन और ये कोई एक अलग सिरा है एस। बल रेखाएं एन से निकलती हैं और एस में प्रवेश करती है। तो यदि इस दिशा में बल रेखाएं आपको नजर आएंगी तो जाहिर सी बात होगी कि बैक साइड में एन ध्रुव होगा और आगे की ओर एस ध्रुव होगा। तो इन बल रेखाओं के आधार पर आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे एस रखा हुआ होगा, तभी तो बल रेखा इस डायरेक्शन में जा सकती है। तो अब क्या होगा कि ये जो एन ध्रुव होगा वो बच्चों इस एस की ओर आकर्षित होगा, यानी कि इसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो एन के ऊपर बल किस डायरेक्शन में लगने वाला है? इस एस की ओर लगने वाला है। और वैसे भी ये जो बल रेखाएं हैं वो एन से इस प्रकार इस दिशा में होंगी। और ऐसा भी समझ सकते हो कि एन है वो एन से प्रतिकर्षित होगा तो वो इस दिशा में मूव करने की कोशिश करेगा। अब ये ध्रुव हो गया जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम है और इसको हमने बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा। तो एम ध्रुव प्रबलता को यदि आप एम ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुव को यदि आप बी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो बच्चों इसके ऊपर चुंबकीय बल कितना लगता है? चुंबकीय बल का मान होता है एम बी। एफ बराबर क्या होता है? एम बी होता है। तो आप क्या कह सकते हो? ये बी चुंबकीय क्षेत्र था अपना, ये हो जाता है बच्चों एफ बराबर स्मॉल एम बी बन जाएगा। ओके, अब एस की अपने बात कर लें तो एस है बच्चों वो एन की ओर आकर्षित होगा। यहाँ पे एन ध्रुव रखे हुए हैं तभी तो बल रेखा इधर से आ रही है। तो एस के ऊपर जो बच्चों बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ भी बल का मान कितना होगा? स्मॉल एम इंटू बी हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों की ध्रुव प्रबलता समान है, दोनों ध्रुवों की। किस किस की? एन और एस की, और दोनों ही समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है दोनों के ऊपर चुंबकीय बल भी बराबर लगना है। और चुंबकीय बल लग कितना रहा है? एफ बराबर एम इंटू बी लग रहा है। अब इसमें क्या होगा? और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। मान लो कि ये कोई छड़ चुंबक है, इसको एक व्यक्ति इधर खींचेगा एक व्यक्ति इधर खींचेगा तो ये क्या होगी? ये छड़ चुंबक इस प्रकार से घूर्णन गति करेगी, ऐसे यहाँ आके रुकेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस छड़ चुंबक ने क्या किया? घूर्णन गति की है। और जैसा कि हम जानते हैं कि घूर्णन गति के लिए एक बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है और बल आघूर्ण हमेशा एक बल युग्म के द्वारा लगता है। और यहाँ पे बलों का युग्म यानी कि बलों का एक जोड़ा कौन कौन सा बनता है? एक बल तो लगता है एन ध्रुव पे और दूसरा बल लगता है
एस ध्रुव पे, तो यहाँ ये दो बल आरोपित हो गए, दोनों परिमाण में समान है लेकिन विपरीत दिशा में एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो बलों का एक युग्म लग रहा है, यही बल का युग्म ही इसको बल आघूर्ण प्रदान करेगा। तो बल आघूर्ण किसके द्वारा प्रदान हो जाएगा, या एन और एस पे लगने वाले चुंबकीय बल के कारण बल आघूर्ण इसको मिलेगा, जिसके कारण ये घूर्णन गति करेगा। और कितना बल आघूर्ण इसको मिलेगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो अभी आप बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए करोगे क्या? बल आघूर्ण के लिए बच्चों आपको सिंपल बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। आई थिंक आप लोगों को याद होगा बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। चूंकि बल आघूर्ण का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी, बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अब इसमें आप क्या करोगे, बल कितना, बल तो आप देख पा रहे हो m इंटू बी है, सिंपल है बल, लेकिन बलों के मध्य की लंबवत दूरी कितनी आएगी, उसके लिए बच्चों आपको करना क्या होगा। यहाँ पे दो दूरियाँ होंगी, एक तो होगी सीधी दूरी और एक होगी लंबवत दूरी। मैं इस डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे S है और यहाँ पे N है। तो आपको करना क्या है, और हाँ इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र और ये एंगल कितना बनता है थीटा, और ये लंबाई कितनी है L है। तो आपको यहाँ पे लंबवत दूरी निकालने के लिए बच्चों यहाँ इस टॉप वाले भाग से एक लंब रेखा खींचनी होगी और ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। इसका नाम S है, इसका नाम N है, इसका नाम मैं O दे देता हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लंब खींचोगे, यहाँ पे पॉइंट O आ जाएगा, इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हो कि थीटा के सामने ये तो अभी लंब हो गया, L है वो कर्ण हो जाएगा, SO है वो यहाँ पे आधार बन जाएगा। अब यहाँ पे लंबवत दूरी कौन सी होगी और सीधी दूरी कौन सी होगी। तो यहाँ ये जो छड़ चुंबक है, दोनों जो बल लग रहे हैं दो, यहाँ एक तो S पे और एक N पे, यानी कि दो बल S और N पे लग रहे हैं, इनके बीच की जो ये दूरी आपको नजर आ रही है, जिसको हमने स्मॉल l रिप्रेजेंट कर रखा है, ये दोनों के मध्य की सीधी दूरी है। कौन सी दूरी है, सीधी दूरी। लेकिन हमें कौन सी दूरी चाहिए, लंबवत दूरी। तो यहाँ पे हमने जो भी अभिलंब खींचा है वो इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी। तो अभिलंब कौन सा खींचा है हमने, ये NO खींचा है। तो बच्चों ये जो NO आपको नजर आ रहा है ये इसका अभिलंब होगा, यानी कि लंबवत डिस्टेंस, लंबवत दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, तो आपको ON है वो ज्ञात करना है क्योंकि वही उसके लिए लंबवत दूरी बननी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको मैं एक बार यहीं पे समीकरण नंबर 1 नाम दे करके ड्रॉप कर देता हूँ। त्रिभुज कौन सा होगा अपने पास, SNO में क्या कहोगे, लंबवत दूरी आपको ज्ञात करने दे क्या रखा है, अभिलंब आपको ज्ञात करना है, कर्ण आपको दे रखा है। और यदि मैं बात करूं लाल बटा कक्का से, तो अभिलंब और कर्ण में रिलेशन कौन देता है, अभिलंब और कर्ण में रिलेशन बच्चों कोस थीटा देता है। तो उस त्रिभुज में किसका सूत्र लगा दोगे, कोस थीटा का, आधार साइन देगा, तो इसमें आप सूत्र लगाओगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। अभिलंब कौन होगा, ON होगा, कर्ण कौन होगा, SN होगा। वैल्यू पुट कर दो, आपको तो ON ज्ञात करना था, तो ये आ जाएगा SN साइन थीटा। तो ON बराबर SN की वैल्यू कितनी है, SN बच्चों यहाँ पे L है, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। लंबवत दूरी निकल के आ चुकी है कितनी, L साइन थीटा। और आरोपित होने वाला बल कितना है, M इंटू बी है। अब यहाँ से दोनों वैल्यू पुट कर दो, अतः बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, टो से रिप्रेजेंट करते हो। अतः टो बराबर क्या हो जाएगा, बल का मान बच्चों MB है, इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी बच्चों कितनी है, L साइन थीटा है। तो ये क्या बन जाएगा, टो बराबर MLB साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द होता है कैपिटल M, जिसे अपने क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान रखो, ये बल आघूर्ण है टो, और ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M। उसका सूत्र क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है बच्चों क्या, किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों के मध्य की प्रभावी लंबाई का गुणनफल। तो ध्रुव की ध्रुव प्रबलता हमने पहले से स्मॉल m मानी है,
तो ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, लंबाई कितनी है l है, तो m इंटू एल है वो क्या बन जाएगा, कैपिटल M बन जाएगा। अब कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे 2l लेते हैं, कभी अपने सिंगल l लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे जितनी दूरी लेते हो उसको आप ध्रुव प्रबलता से गुणा करते हो, सिंपल कैपिटल M निकल के आता है। यदि आपने ये दूरी 2l ले रखी है तो फिर m का मान है वो 2ml हो जाएगा, और यदि आपने दूरी सिंपल l ले रखी है तो ये मान है वो m इंटू एल हो जाएगा, और यदि आपने डिस्टेंस है वो a ले रखा है तो ये m इंटू ए बन जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। सिंपल करना क्या होता है कि दोनों के बीच की दूरी और किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का गुणनफल कर दो, वो कैपिटल M का मान निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि m इंटू एल को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल M लिख सकते हो। तो टो बराबर यहाँ से क्या बन जाता है, m इंटू एल का मान हो जाता है बच्चों कैपिटल M, और साथ में आ गया b, और ये हो गया साइन थीटा। दैट्स योर फाइनल आंसर। टो बराबर कैपिटल M b साइन थीटा। यहाँ पे m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, थीटा क्या है, छड़ चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण है। तो ये तो इसका परिमाण आ गया। बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखोगे, किस रूप में, सदिश रूप में। तो ये सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हो कि साइन थीटा है वो क्रॉस में कन्वर्ट होता है, तो m और b के बीच में सिंपल क्या आ जाता है, क्रॉस निकल के आता है, क्रॉस बन जाएगा m क्रॉस b, और ये बच्चों इसका सिंपल सा फंडा होगा क्या, सदिश रूप में। तो टो वेक्टर बराबर क्या बन जाता है, m वेक्टर इंटू में b वेक्टर बन जाता है। ये सिंपल साइज का फंडा हो गया। अब बच्चों यहाँ पे इसकी छड़ चुंबक को रखने के आधार पे विशेष स्थितियाँ बन सकती है कि छड़ चुंबक को किस प्रकार से रखते हो। तो अब अपनी बात करेंगे विशेष स्थितियों की। तो विशेष स्थितियाँ क्या क्या होंगी, विशेष स्थिति, और पहली कंडीशन होगी बच्चों जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। कितने डिग्री हो, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अपने को छड़ चुंबक दिखाई दे रही है वो बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि एक बल तो यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में, और एक बल यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में। दोनों ही बल विपरीत दिशा में तो है, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा भी एक समान हो गई, और समान परिमाण के यदि बल लगेंगे तो ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, निरस्त कर देंगे, प्रभावी बल 0 बचेगा। उस केस में यदि अपने प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पे बल तो जरूर लग रहे हैं विपरीत दिशाओं में, लेकिन वो घूर्णन गति नहीं करेगा, वो अपने स्थान पे ऐसे स्टेबल रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो बल आघूर्ण का मान 0 रहना चाहिए। ये तो बात होगी प्रैक्टिकल की। अब अपने बात करें थ्योरी के अनुसार अपना मान कितना निकल के आता है, तो जो भी आपके पास टो की वैल्यू है वहाँ में थीटा का मान 0 कर दो, तो ये कैपिटल M B, और ये बन जाता है साइन 0। तो टो बराबर बच्चों कितना आ जाता है, साइन 0 का मान 0, तो टो बराबर बन जाएगा 0। सेकंड यदि मैं बात करूं जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो सिंपल आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर लीजिए। तो यहाँ से मान कितना निकल के आ जाएगा, टो इज इक्वल M B साइन 90, और टो बराबर आ जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है, तो टो बराबर क्या बन जाता है, M इंटू बी बन जाता है। तीसरे केस की आप बात कर लो, जब थीटा का मान कितना हो जाए, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में M B साइन 180, और साइन 180 का मान बच्चों -1 होता है, सॉरी साइन 180 का मान 0 होता है, तो ये मान वापस से 0 बन जाएगा। तो टो बराबर क्या बन जाता है, वापस 0 बन जाता है। तो यहाँ पे ये लगभग 3 कंडीशन निकल के आती है। टो का मान 2 कंडीशन में तो 0 रहता है, और तीसरी कंडीशन में M इंटू बी यानी कि मैक्सिमम निकल के आता है। तो मैक्सिमम बल आघूर्ण कब लगेगा, जब एक छड़ चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर स्टेबल हो। उस केस में बल आघूर्ण का मान है वो अधिकतम आएगा, और वो अधिकतम घूर्णन गति करने वाली है। तो बच्चों ये था अपने पास बल आघूर्ण का मान, किसके लिए, छड़ चुंबक के लिए, और उसको रखा कहाँ था हमने, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।